औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में मैं हूं आपका होस्ट चौधरी वकार। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है, इस तरह पाकिस्तान में भी तकरीबन तादाद 2,75,000 मरीज़ों की हो गई है। इस हवाले से आज हम जानेंगे। हमारे साथ हमारी काबिल मोहतरम नहायती जनाब जो स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नूरीन इकबाल, इंचार्ज इमरजेंसी डिपार्टमेंट कंटोनमेंट बोर्ड जनरल अस्पताल सदर। जनाब अस्सलाम वालेकुम। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें कीमती टाइम दिया। आवाम बहुत सी परेशान है कोरोना वायरस के हवाले से, तो इस हवाले से हमें बताएं कि कोरोना क्या है, ये इमरजेंसी क्या है। कोरोना लोगों तक अभी तक अवेयरनेस नहीं है कि कोरोना है क्या है, इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं और इसकी एहतियाती तदबीर भी थोड़ी सी बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि कोरोना है क्या चीज़। कोरोना एक सिंड्रोम है और ये एक वायरस से होता है जिसे कोविड-19 का नाम दिया गया है, ठीक है। और इसने एकदम पूरी दुनिया में इमरजेंसी नाफिज होगी। इसको कोरोना इमरजेंसी इसलिए कहते हैं कि इससे लोग मरना शुरू हो गए और लोगों को वजह नहीं पता लगी कि लोग क्यों मर रहे हैं। सबसे पहले ये चाइना में स्टार्ट हुआ, उसके बाद उन्होंने इस पर तहकीक की और पता ये लगा कि ये वायरस है जो लोगों के मेल जोल से फैलता है, ठीक है। तो उसमें फिर ये था कि एकदम से इमरजेंसी नाफिज होगी और लोगों को बार बार ये कहा गया कि आप एहतियाती तदबीर जो है वो करें। उसमें यह है कि हाथ बार बार धोना, ठीक है, और 6 फुट का फासला रखना और एक दूसरे से दूर रहना और आपस में मेल जोल जो है उसको कम करने से ये जो है वायरस फैलने से रुक सकता है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही बात की है एहतियाती तदबीर के हवाले से, लेकिन आपको पता है, आप समझते हैं माशाल्लाह आपकी फील्ड ऐसी है कि आप बहुत से मरीज़ों में जाते हैं। पूरी दुनिया में ये जो है अपना इमरजेंसी लगा दी गई लॉकडाउन के हवाले से, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं लॉकडाउन किया गया? जब चाइना में ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ और इसे पेंडेमिक का नाम दिया गया तो उस वक्त पाकिस्तान में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ था, ठीक है। तो जब हमारे पास कोई केस रिपोर्ट ही नहीं हुआ तो हम इमरजेंसी कैसे नाफिज कर दें। मीडिया पे हुकूमत ने और जितने भी हमारे इदारे हैं, इदारा सेहत, इन्होंने ये चीज़ें तो लोगों को अवेयरनेस देनी शुरू कर दी थी कि एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करें, मास्क लगाएं और बार बार हाथ धोएं और 6 फुट का फासला रखें। लेकिन क्योंकि हमारे पास मरीज़ नहीं था तो हम इमरजेंसी तो नाफिज नहीं कर सकते थे। एहतियाती तदबीर हमारे पास हमारी स्टेज ये थी कि हम अपनी प्रिकॉशंस यूज़ करें और प्रिकॉशंस वाली स्टेज थी, इमरजेंसी वाली स्टेज नहीं थी कि हम अपने मुल्क में इमरजेंसी लगा दें। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि उस वक्त तो खैर पता नहीं था कि पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की, लेकिन बाहर में, लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में देखा जाए कि आप समझें कि पूरी दुनिया में इकॉनमी का लॉस हुआ है। इसका बहुत से ममालिक में मैशियत तबाह हो चुकी है, बहुत से मसाइल और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में। इसके हवाले से आप क्या समझते हैं, ये नुकसान ये बहुत बड़ा? देखिए, जब इंसान की जान जा रही हो ना, फिर ये नहीं देखते कि पैसे लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं जान बचाने के लिए, ठीक है। अगर एक पेशेंट इमरजेंसी में आपके पास आया है तो आप उसे महंगी से महंगी दवाई लगाते हैं, महंगे से महंगा अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो आप करते हैं और आप अस्पताल लेके जाते हैं। एक आपकी समझ के लिए ये बात बता रही हूँ कि अगर आपका घर का कोई बंदा बीमार है और उसकी ऐसी हालत है कि उसे इमरजेंसी में जाना है तो आप उसे अच्छे अस्पताल में लेके जाएंगे, महंगी सी महंगी दवाई लगाएंगे, तब भी तो आपके पैसे का लॉस होता है, ठीक है। अब इकोनॉमी का लॉस मैटर नहीं करता जब इंसानों की जान का मामला आता है, ठीक है। अगर ये ना करते तो फिर दुनिया में अब जितने लोग हैं ये 4-5 गुना 10 गुना ज़्यादा भी हो सकता था, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि जान है तो जहान है। अगर जिंदगियां होंगी तो इकोनॉमी फिर स्टैब्लिश हो जाएगी। अगर हम इकोनॉमी को बचाते तो फिर हमारी पूरी दुनिया में समझे कि नस्लें ख़त्म हो जाती हैं। बात तो आपने सही कहा है कि नस्लें खत्म हो जाती, लेकिन आपको पता है आप हॉस्पिटल में हैं, आप इंचार्ज में हैं, कैसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हैं, वहाँ भी मरीज़ तो किसी तरह जो पुराने मरीज़ हैं जिसको किसी का पेट का दर्द है, सर का गुर्दे की तकलीफ़ है, ये वो भी मरीज़ आते हैं पीछे से। ये वहाँ भी तो रश तो होता है ना, वहाँ भी तो मसाइल हुए हैं ना। देखिए, वो इमरजेंसी नहीं है। जिसको ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, जो मरीज़ है वो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं
उनके लिए वीडियो जो है उनके लिए कंसल्टेशन स्टार्ट है। डॉक्टर्स अपने मोबाइल से अपने पेशेंट्स को वीडियो कंसल्टेशन ऑनलाइन भी दे रहे हैं। इसके अलावा भी पेशेंट्स को ये पता है कि ये ब्लड प्रेशर है, वो दवाइयाँ खा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी इमरजेंसी है, जो डाइंग इमरजेंसी है, वो तो सारे हॉस्पिटल अटेंड कर रहे हैं, वो तो कहीं पे भी नहीं बंद हुई। तो यानी कि जिसको इमरजेंसी की ज़रूरत है कोरोना के अलावा, वो तो अटेंड हो रही हैं। लेकिन जो रूटीन की ओपीडी में लोग पेशेंट आते हैं, और वो चीज़ ये थी कि उसको डिस्करेज किया गया कि आप घर में बैठें और डॉक्टर से फ़ोन पे बात कर लें, ऑनलाइन का उनसे बात कर लें, कंसल्टेशन कर लें, उस चीज़ को डिस्करेज किया। अदरवाइज बाकी इमरजेंसी तो 24 आवर सब हॉस्पिटल्स ले रहे हैं। लेकिन ये है कि इसको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी था, क्योंकि ये इन्फेक्शन है, और ये अगर एक पेशेंट भी कोरोना का दूसरे मरीजों के बीच में बैठा हुआ तो वो उनको भी इन्फेक्ट करेगा ना। तो जिसको ब्लड प्रेशर है, शुगर है ऑलरेडी, तो कोरोना में ज़्यादातर लोग वही इस वक्त उनकी प्रोग्नोसिस मतलब ठीक नहीं है जिनको पहले से कोमॉर्बिडिटी है, यानी कि जिनको पहले से शुगर ब्लड प्रेशर है। तो अगर उस पेशेंट को कोरोना का ये कोविड-19 होगा तो वो पेशेंट फिर प्रोग्नोसिस उसकी ठीक नहीं होगी। तो इसलिए फिर ये कहा गया कि जिनको ऑलरेडी शुगर ब्लड प्रेशर है वो अस्पतालों में ना जाएं। अगर उनको कोरोना लग गया तो उनके लिए तो फिर बहुत मसाइल हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। और इस वक्त जो लोग वेंटिलेटर तक गए हैं और जिनकी डेथ्स हुई हैं वो वही पेशेंट हैं जिनको पहले से शुगर ब्लड प्रेशर था। तो अगर इन मरीजों को अस्पताल में आने से ना रोकते तो ये इन्फेक्ट हो जाते सारे। तो बाकी ये है कि दूसरी इमरजेंसी तो चल रही है सारे अस्पतालों में, यानी कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो वो हार्ट अटैक वाला मरीज अटेंड हो रहा है, किसी को कोई पित्ते का मसला हो रहा है तो उसकी सर्जरीज हो रही हैं, और इमरजेंसी तो नहीं बंद हुई ना। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि इमरजेंसी बंद नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर उसी तरह ट्रीटमेंट हो रही है दूसरे मरीजों की भी। तो डॉक्टर साहब आप हमें बताएं कि वैक्सीन के हवाले से बहुत सी अफवाहें हैं कि वैक्सीन आ रही है, आ गई है। अगर ये आ गई है या आ जाएगी तो क्या समझते हैं ये कब तक होगी? क्या वाकई कोई हो जाएगी? पाकिस्तान में, चाइना में वालों ने तो वैक्सीन ईजाद कर लिया है, वो कब तक रहेगी? देखिए कोरोना वायरस तो बहुत एक ऐसी बीमारी है जिससे तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। चाइना वालों ने वो बातें हैं, लेकिन अभी इस पे जो है बहुत सारे मुल्क काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी इस पे बहुत काम हो रहा है, अभी कोशिश कर रहे हैं। वैसे मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि वैक्सीन होती क्या है। वैक्सीन होती है उसी बीमारी के जरासीम होते हैं जिंदा या मुर्दा हालत में, ठीक है। वही जरासीम उसी बीमारी के जिंदा या मुर्दा हालत में लगाए जाते हैं और पेशेंट के अंदर इम्यूनिटी बनाई जाती है ताकि उसको वो बीमारी बाद में ना हो, एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है। तो अभी वैक्सीन अगर आ जाती है तो पहले तो सबसे पहले कि वो सबको एकदम से मिलेगी नहीं ना। पूरी दुनिया में अगर वैक्सीन पूरी दुनिया के लोगों को लगनी है तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक समझें कि ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो वैक्सीन पूरी दुनिया के हर बंदे को मिल जाए, बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को। तो पहले तो एक ये चीज़ थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगती है कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा कि हर बंदे को लग जाए और जो न्यू बोर्न्स हैं उनको भी मिल जाए। तो थोड़ा सा हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। पोलियो के कतरे, हाँ, पोलियो के कतरे। अब हमें थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए कि वैक्सीन हम तक तो बहुत आखिर में पहुंचेगी, क्योंकि हम सबसे आखिर में पाकिस्तान की मैशियत है और हमें तो अभी फ़िलहाल वैक्सीन का आसरा नहीं करना चाहिए। हमें एहतियाती तदबीर हम जो कर सकते हैं, सिर्फ प्रिकॉशंस ले सकते हैं जो एहतियाती तदबीर हैं। इसीलिए बार बार हम पूरा मुल्क की रिसोर्सेज इस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, मीडिया, अखबार, हर जो भी चैनल्स हैं कि जी आप प्रिकॉशंस यूज़ करें, एहतियाती तदबीर, क्योंकि वैक्सीन का आसरा अभी हम नहीं कर सकते कि वो हम तक कब पहुंचेगी। पहले जिन्होंने बनाई है उनको लगेगी, फिर उनके आगे जो जितने उनकी आगे जितनी उनकी फ्रेंड्स हैं जो इंटरनेशनली, उनको मिलेगी। हमारी बारी तो बाद में आएगी और फिर ये कितनी एक्सपेंसिव होगी, इसकी कितनी कीमत होगी, हम अफोर्ड कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, हमें कोई डोनेशन मिलेगी नहीं मिलेगी। मोस्टली हमें तो डोनेशन ही मिलती है ना, WHO से मिलती हैं। तो वो हम तक जब तक पहुंचेगी तो फिर तो हमारे लिए तो वैक्सीन यही है कि एहतियाती तदबीर में हमने ज़िंदा रहना है। जितनी जल्दी लोग सीख लेंगे उतनी जल्दी आसान होगा, नहीं सीखेंगे तो वैक्सीन तो अभी फ़िलहाल मैं नहीं समझती कि बहुत जल्दी हमें मिलने वाली है।
बड़ी आपने अच्छी बात की है और शेर सी बात की है, जिसे आपने कहा कि एहतियाती तदाबीर के हवाले से अगर देखा जाए तो वही करने चाहिए। अगर चाइना ने कहा है कि हमने वैक्सीन, तो इसके हवाले से देखा आपने बात सही की कि 22 करोड़ अवाम है, अगर इस तरह वैक्सीन इतनी जल्दी अगर बन जाती है तो ये तो अच्छा होगा, लेकिन इतना टाइम लगेगा, जो फंडिंग आएगी इसके हवाले से जो आपने सही बात की है। देखें जो कोरोना के मरीज़ आपके पास आते हैं, आपने एक काम किया है, आप इस डिपार्टमेंट में यकीन करें कि हम खुद अस्पतालों में जाते हैं या हमारी फैमिली जाती है तो दूसरे मरीज़ों को देखकर हम खुद परेशान हो जाते हैं, भाई अल्लाह खैर करे। तो ये कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी आई थी जिसमें बहुत सी परेशानियां लोगों को लागी। तो आप डॉक्टर आपके दिल नरम होते हैं, आप मसीहा हैं, लोगों के बड़ी एहतियात से काम करते हैं, तो उस हवाले से लोग बहुत से इनको नहीं पता है कि उसकी अलामात क्या हैं। तो क्या अलामात तो आवाम को थोड़ा सा बता देंगे? इसमें ये है कि ये समझें थोड़ी सी ट्रिकी बीमारी है। ये जिसको बीमारी लग जाती है ना उसको पता लगता है ना उसके घर वालों को पता लगता है कि ये बंदा बीमार है, ठीक है। तो ये ज़रा ट्रिकी बीमारी है, तो इसके साथ हमने भी ट्रिक्स करनी है, ठीक है। तो क्योंकि ये ट्रिकी बीमारी है और हमें नहीं पता होता कि हम में से हमारे घर का कौन सा फ़र्द बीमार है, उसमें अलामात ज़ाहिर होती हैं मतलब 10-15 दिन के बाद, आलमोस्ट 14 डेज़ के बाद लोगों को अलामात ज़ाहिर होती हैं, जिसमें बुखार, सूखी खांसी और साथ में जो है ना पेशेंट को आप समझे कि सांस की तकलीफ़ हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये जैसे इमीडिएटली पेशेंट को कुछ भी नहीं होगा, पेशेंट ठीक ठाक होगा, आपके साथ होगा, लेकिन उसको 2 हफ्ते के बाद ये चीज़ें होंगी। इसीलिए जो शुरू में और अभी तक लोगों को यही मतलब कह रहे हैं कि जी अगर आप ट्रैवल करते हैं या आपका किसी से कांटेक्ट होता है, आपको नज़ला ज़ुकाम बुखार की शिकायत होती है, तो आप घर में रहें, घर में आइसोलेशन में रहें, लोगों में मिक्स ना हो, ताकि आपसे किसी और को वायरस ना ट्रांसफ़र हो। तो इसका यही है, सूखी खांसी, सांस की तंगी या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसे बोलते हैं, और साथ में बुखार की शिकायत। इसके अलावा जो दूसरी अलामात हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, उसमें लूज़ मोशन भी हैं, बुखार के साथ लूज़ मोशन है, साथ में लॉस ऑफ स्मेल है, लॉस ऑफ टेस्ट है। इसके अलावा बाज़ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि जिनको कुछ भी नहीं होता, सिर्फ उन्हें बुखार होता है और उनको जो है लॉस ऑफ टेस्ट है, ठीक है। तो इसकी डिफरेंट अलामात हैं, डिफरेंट मतलब इसकी सिम्टम्स हैं, तो उसमें से कोई भी हो सकता है। आप समझेंगे सर से लेके पैर तक कोई भी ऐसी अलामत जिसमें बुखार हो रहा है, सबसे पहले हम देखेंगे, टेस्ट करेंगे पेशेंट का कि उसको कोविड-19 है या नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं इसकी डिफरेंट शेप्स और इसकी बहुत सारी इकसाम सामने आ रही हैं, ठीक है। तो बुखार के साथ लूज मोशन हो जाए या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाए, खांसी हो जाए या टेस्ट ऑफ स्मेल ख़त्म हो जाए, या ये चीज़ें सारी इसमें ही आती हैं। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे कि बचपन में हमें कोई बच्चे को बुखार होता है, मलेरिया होता है, तो कोई भी वो बुखार वही चीज़ें आती है, इसमें किसी भी कोई भी अलामत हो। इसमें मैं आपको एक और बात इसमें ऐड करूँगी कि जिनको बुखार के साथ लूज मोशन या पेट ख़राब है, वो जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास जा रहे हैं और वो उनके टाइफाइड के टेस्ट कर रहे हैं और उसमें टाइफाइड पॉजिटिव आता है, ठीक है, लेकिन उसको टाइफाइड नहीं होता, उसको कोविड-19 कोरोना की बीमारी होती है और पेशेंट को बता देते हैं कि जी टाइफाइड है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होती हैं। तो जितने भी टेस्ट जो एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करते हैं, अगर हम पेशेंट कोरोना के पेशेंट का किसी भी एंटीबॉडीज़ वाली जो भी डिवाइस है उसे करेंगे तो वो पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। तो जितने लोग आजकल फिर रहे हैं जो आपको कह रहे हैं कि जी हमें टाइफाइड हुआ है, वो टाइफाइड नहीं है, वो कोरोना ही है। अच्छा ये डॉक्टर साहब, आप तो माशाल्लाह ज़ाहिर है एक ऐसे हॉस्पिटल में आपका तो एक फील्ड है, लेकिन कुछ टोटके भी हुए थे, किसी ने कहा ये कर लें वो कर लें, बहुत से हकीम आ गए, बहुत से नीम हकीम आ गए, बहुत से ऐसे तकरीबन मेरे ख्याल में जब कोरोना वायरस वहाँ था पूरी दुनिया में फैल रहा था, पाकिस्तान में नहीं था, तो बहुत से ऐसे अलामात आ गए कि हर बंदा फेसबुक पर चढ़ा रहा है, कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप में डाल रहा है जी प्याज ले लें, फलां चीज़ ले लें, ये चीज़ ले लें। इसमें कितना सा असर हुआ है, क्या ये हकीकत है? देखिए हर्बल तो ज़ाहिर है एक हर्बल मेडिसिन है और वो प्रॉपर अगर यूज़ की जाए तो फ़ायदा भी उसका होता है, जिसमें लहसुन वगैरह और अदरक और ये चीज़ें शामिल हैं, लेमन हो गया, तो ज़ाहिर है ये चीज़ें करती हैं, इम्यूनिटी को बूस्टअप करती हैं, इनका फ़ायदा है, लेकिन ये प्रिकॉशंस के हद तक है।
ठीक है, कि आप इनको लें इम्यूनिटी के लिए। लेकिन जो ट्रीटमेंट की बात है, अगर कोई चीज़ आपको ट्रीटमेंट से डिट्रैक्ट करती है तो मैं उसको डिस्करेज करती हूँ हमेशा, कि अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि जी आप डॉक्टर के पास ना जाएं, आप घर में ये करें, तो दिस इज़ रॉन्ग थिंग। मैं इस चीज़ को डिस्करेज करती हूँ कि अगर आपको कोई बंदा डॉक्टर से मशवरा करने से रोके या आपको कहे कि जी आप ये कर लें बट डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग थिंग। अगर डॉक्टर आपको खुद कहता है कि जी आपको कुछ भी नहीं है, आप घर में बैठें और आपको कोई मसला हो तो मेरे से रुजू करें, अभी फ़िलहाल आपको कुछ नहीं है, तो फिर एक अथेंटिक चीज़ है। लेकिन अगर कोई बंदा टीवी पे बैठ के ये कह रहा है कि जी आप ये खा लें, ये कर लें, तो मैं इसको डिस्करेज करती हूँ। बहुत अच्छी डॉक्टर साहब ने बात की है कि सबसे पहले अपने आप को ये ना कहे कि कुछ भी नहीं है, डॉक्टर साहब को पहले चेकअप कराना ये लाजमी है कि अपनी बीमारी है या नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सा पाकिस्तान में प्रॉब्लम बनी रही है, आपसे ज़्यादा समझें वेंटिलेटर के हवाले से, इसकी क्या वजह है? कभी कहते हैं जी मरीज़ ज़्यादा है वेंटिलेटर, तो वेंटिलेटर की ज़रूरत क्या है? अवाम इस पर बहुत सी परेशानी का मसाइल बन रही है। वेंटिलेटर एक मशीन है जिसको मसनूई सांस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब पेशेंट को सांस की तंगी हो रही होती है तो पेशेंट को तेज़ तेज़ सांस लेने की ज़रूरत होती है। उसमें ये होता है कि पेशेंट के अपने जो सांस लेने वाले पट्टे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं या थक जाते हैं, और अगर पेशेंट को वेंटिलेटर पे ना डाला जाए तो पेशेंट के अपने मसल फटीग हो जाते हैं, जो पेशेंट फिर सांस नहीं ले सकता। इसलिए उसकी हेल्प के लिए उसको मशीन पे शिफ्ट कर देते हैं जो उसको मसनूई सांस में हेल्प कर रहा होता है। अब वेंटिलेटर की तादाद कम है, ज़्यादा है, ज़ाहिर है हमारे मुल्क में कभी इस तरह की कोई इमरजेंसी नहीं हुई, तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो हमारे वेंटिलेटर हैं उसी तरह से थे। लेकिन इस बीमारी के बाद अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि वेंटिलेटर भी हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि जो कोरोना के मरीज़ होते हैं उनको बेसिक मसला ये हो रहा होता है कि उनको साइलेंट हाइपोक्सिया हो रहा होता है। साइलेंट हाइपोक्सिया का मतलब ये होता है कि उनके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उनके जो फेफड़े होते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, और उसकी वजह से उनके बाज़ औक़ात फेफड़ों में पानी आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनको सांस की तकलीफ़ शुरू हो जाती है। और ये जो साइलेंट हाइपोक्सिया होता है, जिसे कहते हैं साइलेंट हाइपोक्सिया, यानी कि ऑक्सीजन की कमी, खामोशी से ऑक्सीजन की कमी। आम हालात में अगर किसी पेशेंट को हाइपोक्सिया हो रहा है तो वो बहुत सिम्टोमेटिक होगा, वो इरिटेबल होगा, वो मतलब ब्रेथलेसनेस उसको होगी, और वो आपको पता लग रहा होगा कि पेशेंट को सांस की तकलीफ है और इसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। लेकिन कोरोना के मरीज़ को ये नहीं होता। पेशेंट आते हैं, वो ठीक ठाक चल के आते हैं, सिर्फ उनको मसला वो ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब हमें बुखार था और हम वैसे ही चेक कराने आए हैं। तो जब हम उनको पल्स ऑक्सीमीटर, एक छोटी सी डिवाइस है, वो हम लगाते हैं जिसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन पता लगती है कि उनके दिमाग को, जिस्म के अंदर दिमाग को और जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कितनी है, तो वो 50-60 पे आई होती है। नॉर्मली एक बंदे की 100% होनी चाहिए, 97, 98, 99% एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की होती है। तो ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप होने का मतलब ये होता है कि दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिल रही और बंदे को इस वक्त फ़ौरन जो है आपने वेंटिलेटर पे डालना है ताकि ऑक्सीजन खून का बहाव तेज़ हो और दिमाग को ऑक्सीजन मिले। तो इसमें जब पेशेंट को साइलेंट हाइपोक्सिया होता है तो पेशेंट को खुद भी नहीं पता होता, और पेशेंट हॉस्पिटल में जब रिपोर्ट करते हैं तो खुद चल के आते हैं कि डॉक्टर साहब बस हमें बुखार था और बस थोड़ा सा हमें ये है, तो जब हम चेक करते हैं उसमें नहीं होती। तो फिर इसीलिए वेंटिलेटर की हमें ज़रूरत पड़ी कि जब मरीज़ खुद चल के आके आपको सिर्फ इतनी सी बात बताया, और जब आप चेक करें तो पेशेंट को जो है ब्रेन डैमेज हो रहा है। जब आपको पता है ब्रेन डैमेज हो जाए तो उसका रिवर्सल नहीं है, ठीक है। आप हार्ट की एंजियोप्लास्टी कर लेते हैं, ठीक है, सब कुछ हो जाता है, हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो सकता है, लेकिन ब्रेन तो ट्रांसप्लांट नहीं होता। और ब्रेन डेड हो गया तो बंदे की डेथ हो जाती है। तो आपने जब ब्रेन को रिवाइव रखना है तो आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, ठीक है। तो वेंटिलेटर वो है जो मसनूई सांस देगा, ऑक्सीजन लेगा पेशेंट और ब्रेन को पहुंचेगी। तो इसीलिए वेंटिलेटर बहुत ज़रूरी थे, और अब पाकिस्तान में बनने भी शुरू हो गए हैं, और माशाल्लाह अब हमारे सारे हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर की तादाद ज़्यादा है, जो मैक्सिमम कैपेसिटी को तो नहीं पूरा करते, लेकिन कोशिश यही होती है कि जो नीडी है फर्स्ट कम
क्योंकि ये ऐसी फैसिलिटी है कि जो फर्स्ट कम सर्विस पे, उस पर कोई प्रोटोकॉल नहीं है। जो पेशेंट पहले आएगा उसको वेंटिलेटर मिल जाएगा, और वो जब तक जिंदा है वो वेंटिलेटर उसके साथ इंगेज है। हुकूमत की भी न्यारी हो सकती है ना फिर, देखिए वेंटिलेटर की कमी है, जिस आपने कहा कोई मरीज पहले हो सकते हैं। देखिए हमारे और भी बहुत सारे मसाइल है ना, हम हमारे मुल्क में कभी हेल्थ के ऊपर तो कभी खर्च ही नहीं हुआ, राइट। हम देखें, आप जो सूट पहनेंगे वो आप ब्रांडेड पहनेंगे, ठीक है, लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप फीस भी नहीं देंगे, ठीक है, और आप कहेंगे कि जी डॉक्टर साहब दवाई दे दें तो पैसे आप छोड़ दें, ठीक है। अस्पतालों में भी ऐसे है कि लोग चले जाते हैं लेकिन लोग फिर पेमेंट नहीं करते, और ये काफ़ी सारे मसाइल हैं। दूसरा ये कि हमारे जो हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है या हेल्थ मिनिस्ट्री है ना, वो हमेशा निगलेक्टेड रही है। इतना उनको बेचारों को बजट ही नहीं मिलता कि वो डॉक्टर्स की वेलफेयर करें, अस्पतालों की वेलफेयर करें, और फिर जितनी हमारी आबादी है उस अस्पताल से अस्पताल भी इतने नहीं है, डॉक्टर्स भी कम है, तो ओवरऑल निगलेक्टेड है ये हमारा हेल्थ प्रोफेशन। हाँ जी मैडम साहब, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि हेल्थ का बजट होना चाहिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो एक हेल्थ और एक एजुकेशन सबसे कम बजट रखा जाता है, और ख़ासतौर पर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कोई भी हुकूमतें गुजरी हैं उनको इनका नया अमल निकालना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि बहुत से आप अक्सर देखते हैं कि डॉक्टर हज़रात तो मरीजों को सही करने के लिए बड़ी तो कोशिश करते हैं, लेकिन इन पे इल्ज़ामात भी लगते हैं कि टिकटॉकर में देखें बहुत से कुछ ऐसे लोग कह रहे हैं जी एक जहर के इंजेक्शन लगा देते हैं जी, इसमें कितनी हकीकत है? इसमें सिर्फ इतनी हकीकत है जितनी है आप इस वक्त समझें कि अगर एक इंसान जिसको ये नहीं पता लग रहा कि उसको साइलेंट हाइपोक्सिया हो रहा है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ऑक्सीजन का सप्लाई उसके जहन में, उसके दिमाग को नहीं मिल रहा, और जब घर वाले उसको खुद लेके आते हैं कि जी ये हॉस्पिटल आए हैं, हम इनको चेक कराने आए हैं, साथ लेके आते हैं, और थोड़ी देर के बाद वो पेशेंट एक्सपायर हो जाता है, तो उनको ये लगता है कि शायद इनको कोई जहर वाला टीका लगाया है। लेकिन मैं आपको ऐसे भी केसेस बताती हूँ कि जब ये टिकटॉकर और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे पब्लिक के बीच में ये आ गई, तो लोगों ने अस्पतालों से डरना शुरू कर दिया। प्रैक्टिकली मैंने खुद ये रियलिटी में देखा कि मेरे पास इमरजेंसी में लोग आते थे जिनके हम टेस्ट करवाते थे और उनका कोविड-19 पॉजिटिव आता था, और उनको मैं बहुत ज़्यादा उनकी ज़बान में समझाती थी कि ये पेशेंट है, इसको कोरोना हुआ है, आपने इसको हम दाखिल कर रहे हैं और अभी हम इनको अपने ऊपर आइसोलेशन वार्ड में रखेंगे। तो लोग उस वक़्त अपना मरीज़ लेके चले जाते थे, ठीक है, और वही पेशेंट जिसको मैं डायग्नोज करती थी और उनको बताती थी कि इनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन अभी 90 से ड्रॉप हुई है, 40-50 पे आ रही है, जो नॉर्मली 100% होनी चाहिए, और वही अटेंडेंट मुझे 2-3 घंटे के बाद फ़ोन करते थे कि जी हम घर आए हैं और पेशेंट की डेथ हो गई है। तो घर में फिर उन्होंने लगाया था जहर वाला टीका। मतलब मुझे ये बताएं कि अगर वो पेशेंट अस्पताल में मर जाता तो फिर डॉक्टरों ने लगाया, तो जो घर जाके फिर फ़ोन करके बता रहे हैं कि जी हम घर ठीक ठाक आ गए थे, हम दाखिल नहीं हुए और हम घर आ गए और हमारा पेशेंट मर गया, तो फिर उन्होंने खुद लगाया था घर में जहर वाला टीका। बिल्कुल अक्सर ऐसे वाक़यात हुए हैं कि डेड बॉडी घर गई है, तभी लोगों ने कहा कि इसको कोरोना में वायरस नहीं था, दूसरी बीमारी थी, तो ये भी अक्सर आप ऐसा नहीं के पास वाक़यात होंगे। देखिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म से लोग प्रेजेंट कर रहे थे, कुछ तो इनिशियल स्टेजेस में जिनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और सूखी खांसी जो थे उनको हमने किया, टेस्ट पॉजिटिव आया, उनको दाखिल किया, वो ठीक हो गए। कुछ पेशेंट ऐसे थे कि जिनको सिर्फ बुखार हुआ और उनको कहा कि आप घर में आइसोलेशन में रहें। कुछ पेशेंट ऐसे थे कि जो हमारे पास बहुत एंड स्टेजेस पे आए और जिनको हमने वेंटिलेटर पे डाला, ठीक है। कुछ पेशेंट्स ऐसे थे कि जो अटेंडेंट से या खुद नहीं दाखिल होना जिन्होंने समझा ज़रूरी और वो चले गए और वो घर में एक्सपायर हो गए। लेकिन उसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसे मरीज़ों की थी कि जो घर से अस्पताल तक आते आते रास्ते में एक्सपायर हो गए। मेरे पास इमरजेंसी में डेली, आप यकीन करें कि डेली मैं 7:30 बजे हॉस्पिटल में जब पहुंच जाती थी तो मेरे पास 8 बजे तक 3-4 रिसीव डेड आते थे, और उनकी सिर्फ हिस्ट्री ये होती थी कि 3-4 दिन से हल्की खांसी थी और बुखार था और कुछ भी नहीं था, और रात को खाना भी खाया, सुबह नाश्ता भी किया, और अभी हम अस्पताल ला रहे थे और रास्ते में डेथ होगी। तो डेली की जो एवरेज थी मॉर्निंग में, और हमारे पास समझें कि रिसीव डेड जो एम्बुलेंसेस में आते आते जिनकी डेथ हो जाती थी 9, 10, 11, 12 पेशेंट डेली के होते थे, ठीक है। और इसके अलावा जो दाखिल होते थे, जो इसके अलावा और पेशेंट होते थे वो इसके अलावा थे।
तो पेशेंट्स काफ़ी मतलब ये कि मिसमैनेजमेंट कुछ अटेंडेंट्स की वजह से हुई कि उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, कुछ पेशेंट ने खुद रिलेक्टेंट रहे कि जी हॉस्पिटल में नहीं रहना। ओवरऑल एक्सपायरीज बहुत ज़्यादा हुई हैं। ठीक है, असल वजह आवाम की थी कि जो मरीज थे वो अपने आप को छुपा के रखते थे। और दूसरी बात है कि जब वो घर से लाते थे और जब हिस्ट्री देते थे और हम उसी वक्त उनका ब्लड सैंपल ले लेते थे, साथ ही उनका पॉजिटिव आ जाता था टेस्ट। तो फिर जो पॉजिटिव है उसको तो पॉजिटिव ही कहेंगे ना। हाँ बिल्कुल, आपने सही बात की है कि ज़ाहिर है हर बंदे को नहीं पता होता। एक घर में 10 फर्द हैं तो जिस तरह मैडम साहब ने कहा कि इसकी बहुत सी अलामात हैं, चाहे नज़ला है, बुखार है, ज़ुकाम है उसकी, तो हर बंदे को यही होता है कि मुझे बुखार है जी, मुझे कोरोना नहीं है। तो कोरोना की बीमारी ऐसे एक इंसान को खोखला करती रही है। जब मरीज़ हॉस्पिटल में आते हैं तो उनको चाहे कोई रास्ते में मार जाता है, कोई यहाँ पे है, तो वो इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह कुछ मरीज़ घरों में बैठे हुए हैं तो उनके लिए वो अस्पताल नहीं आना चाहते थे। काफ़ी मैंने अक्सर देखा, हमने वार किया है, तो वो कहते थे कि नहीं जी हमें अस्पताल में वही बात आ जाती है कि हमें परेशानी है, ये ना हो कोई इंजेक्शन ऐसा लग जाए। तो उनमें घरों के लिए क्या इलाज है? देखिए, जो जिसको हॉस्पिटल की एडमिशन की ज़रूरत है ना, वो घर में ट्रीट नहीं हो सकता। ये तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जिसे दाखिले की ज़रूरत है, जिसे हॉस्पिटल केयर की ज़रूरत है, वो घर में पेशेंट ट्रीट हो ही नहीं सकता। तो जिसे दाखिले की ज़रूरत नहीं है वो तो डॉक्टर खुद बता रहे हैं, हम लोग खुद कह रहे हैं कि जी बस आप अपने घर में आइसोलेशन में चले जाएं, 2 हफ्ते के लिए अपने चम्मच, प्लेट, तौलिया, साबुन वगैरह लैदा कर लें और मेल जोल ना रखें, तो आपके घर वाले भी सेफ़ हैं और आप भी सेफ़ हैं। तो वो तो हम भी करें, क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम सबको अर्ली स्टेजेस पे दाखिल करें। तो घर में भी अब इजाज़त दे दी है। तो लेकिन जो हॉस्पिटल केयर है या हॉस्पिटल की जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है वो घर में नहीं हो सकती। अगर किसी पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए तो उसको जाना चाहिए, उसमें कोई दूसरी उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, तो इसमें तो मैं यही कहूँगी कि जो पेशेंट जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है वो घर में बैठा हुआ है तो वो समझे कि खुदकुशी कर रहा है। बिल्कुल, आपने तो सही कहा कि वो खुदकुशी कर रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए जो घरों में बंद हैं, बहुत से नफ्सियाती मरीज बन गए हैं, उसकी क्या वजह है? परेशान हो गया, उनकी फैमिली परेशान हो गई है। अब हर चीज़ जो होती है ना, कोई भी ऐसी जब इस तरह की कोई वबा होती है या इस तरह का कोई भी डिज़ास्टर होता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स या आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे ज़लज़ला के बाद आफ्टर शॉक्स आते रहे और कितने अरसे तक आते रहे, फिर भी बिल्डिंगें गिरती रहीं, सारा कुछ होता रहा, स्कूल भी बंद रहे, सारा कुछ हुआ, ये चीज़ें अब ये उसके समझें कि आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं। अब आफ्टर इफ़ेक्ट्स को हम संभाल सकते हैं, लेकिन उस वक़्त अगर हम लोगों को ना करते हैं, आइसोलेशन में ना डालते हैं और हम क्वारंटाइन नहीं करते, तो जो सिर्फ अब इस वक्त नफ्सियाती मरीज़ हैं हो सकता है दुनिया में ना होते, तो हमने जान बचा ली उनकी। अब नफ्सियाती इलाज अब उस पे काम हो रहा है, लोगों को साइकेट्रिस्ट कंसल्टेशन दी जा रही है, उनकी काउंसलिंग की जा रही है, उनको बताया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है, लेकिन जान तो बचाई है ना अभी हमने। इसमें कोई शक नहीं, तो सब कुछ है ना। मैं इत्फाक करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। जितना पाकिस्तान के डॉक्टरों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मैं कहूँगा कि ये अपनी जान पे खेल कर बहुत से ऐसे डॉक्टरों की शहादतें भी हुई हैं। एक और बात बताऊँ जी जी, हमने अपने अब पर्सनली मैंने पूरे कोरोना में एक दिन नहीं छुट्टी की। आप मुझे ये बताएं कि आपके इर्द गिर्द कोरोना के मरीज हों और आप एक दिन भी छुट्टी ना करें, ठीक है। तो जब हमने सारी पब्लिक को घर में बिठा दिया, ठीक है, बाजार बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, बैंक्स बंद हो गए, तो सिर्फ डॉक्टर अस्पतालों में थे ना, जो पेशेंट्स के दरमियान में थे, जिनके रिश्तेदार भी उनको हाथ नहीं लगाते थे, आते भी नहीं थे, जिसको हम डायग्नोज करते थे कि कोरोना हो गया, घर वाले भाग जाते थे उनके छोड़ के कि जी ये तो कोरोना का मरीज है, डॉक्टर साहब आप देखें, पैसा जितना लगेगा हम दे देंगे, दवाइयाँ जितनी होंगी हम पहुंचा देंगे, बस आप करें। अब डॉक्टर की भी तो लाइफ है, उसकी भी तो घर में फैमिली है, तो अगर डॉक्टर्स इतना मतलब अपनी लाइफ को इतना अपनी उसमें डाल के कर रहे हैं, उसके बाद भी नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो इट मीन्स के आप डिस्करेज कर रहे हैं अपने डॉक्टर्स को कि वो ये कहें कि जी हम नहीं करते इलाज, ठीक है। अगर आप डिस्करेज करेंगे तो फिर कैसे ये काम चलेगा, फिर कैसे डॉक्टर्स अपनी जिंदगियों को दाव पे लगा के आपके मरीजों को कैसे ठीक करेंगे।
अगर आप उन पे इल्जामात लगाएंगे। कभी ये हो सकता है कि डॉक्टर जहर का टीका लगाए, कभी ये हो सकता है कि जो जान बचाने वाले हैं वो किसी की जान लें। तो इसका मतलब ये है कि हम जब नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम किस चीज़ को डैमेज कर रहे हैं। अब देखें कि अगर जितना नेगेटिव प्रोपेगेंडा हुआ है और जो लोग अस्पताल नहीं गए हैं इसकी वजह से, तो किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, किसी का बच्चा मर गया, तो हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना। अवाम की राय, अवाम अक्सर कहती है डॉक्टरों को पैसे मिलते हैं, ये इसमें हकीकत तो आप जानते हैं मिल रही हैं, तो पैसे किधर से मिल रहे हैं? हमें तो तनख्वाहें नहीं मिलती, हमारी तो तनख्वाहें कट गई। देखें ड्यूटियां भी हमने की, तनख्वाहें भी हमारी कट गई मरीजों के लिए, ठीक है, हम लोगों तो तनख्वाहें नहीं मिलती। आप मुझे बताएं कि एक जगह आप 6 घंटे की ड्यूटी करते हैं और आप 6 घंटे की तनख्वाह लेते हैं, उसके बाद आप 6 घंटे और ड्यूटी करते हैं तो आप ओवर टाइम लेते हैं ना। तो हमें तो कोई ओवर टाइम नहीं मिलता, हम तो 24 घंटे, अब जैसे मैं बता रही हूँ कि मैंने पूरे कोरोना में कोई छुट्टी नहीं की, तो मुझे ये बताएं कि मुझे तो कोई एक्स्ट्रा तनख्वाह नहीं मिली, या मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि जी आपको ओवर टाइम मिलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जितना वो कर सकते थे, कुछ हॉस्पिटल्स में मिला, कुछ में नहीं मिला। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे जी हमारा तो इतने घंटे का ओवर टाइम है, पहले हमारे पैसे दें फिर हम आएंगे, जैसे सब जगह पे लोग करते हैं, तो डॉक्टरों को तो पैसे नहीं मिलते, तनख्वाहें नहीं पूरी मिलती, तो ये बातें सारी झूठी हैं। मतलब आप ये देखें कि अगर किसी पे आप इल्ज़ाम लगाएं और उसको कहें कि आके हमारा मरीज देखो, और वो फिर भी आपका मरीज देखे, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इसका तो फिर अल्लाह ही लेगा। डॉक्टर साहब मैं इत्तेफाक करता हूँ आपकी बात से, लेकिन आप का तजर्बा भी आप सीनियर हैं, आप जिस फील्ड से, लेकिन अक्सर प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत से मसाइल पैदा हुए हैं। किसी के पास अगर पैसे नहीं है तो उन्होंने कहा 7,000 रुपया दे दिए। इसके मुझे एक बात बताए ना, आपको जब गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी दे रही है तो ये आपकी अपनी चॉइस है ना, आप प्राइवेट क्यों जा रहे हैं? आपके जेब में पैसे हैं तो आप प्राइवेट अस्पताल गए ना। हम वही बात आ जाती है, अवाम डरती थी गवर्नमेंट के नहीं, तो फिर जब आप देखिए मेरी बात सुने, जब आपको गवर्नमेंट इतना फैसिलिटेट कर रही है, दवाइयाँ दे रही है, वेंटिलेटर बनवा रही है, सब कुछ कर रही है, पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया, लोगों को घर बैठ के तनख्वाहें दे रहे हैं, तो फिर आप प्राइवेट अस्पताल क्यों जा रहे हैं? आप किसी के प्राइवेट सेटअप पे जाएंगे तो भाई उसकी मर्जी, वो जितने मर्जी चार्ज करें, आप खुद गए हैं ना। लेकिन ज्यादती है ना, आप तो समझे हैं ना, आपका डॉक्टर से शोभा है। देखिए अब गवर्नमेंट अस्पतालों में तो ये है कि गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है, जैसे जो ग्लव्स हम यूज कर रहे हैं या हम पीपीईज पहन रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, तो वो तो हमें गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है, हमारा तो कोई उस पर एक्सपेंडिचर लग नहीं रहा। लेकिन प्राइवेट अस्पताल वाले तो खरीद के ला रहे हैं ना। जो पहले एक मास्क जो था पहले 15 रुपए का या 10 रुपए का मिलता था, वही फेस मास्क वो आपको 150, 200, 400 रुपए का मिला है। तो जब उन्होंने एक डॉक्टर को भेजना है एक कोरोना के मरीज के लिए इतना महंगा मास्क एक लगा के, पीपीई इतनी महंगी पहना के, फिर जो उसने ग्लव्स इस्तेमाल करने, जो मिलता था आम हालात में 50 रुपए का, वो 300 रुपए का एक ग्लव्स मिल रहा है, तो उनको एक्सपेंस तो आ रहा है ना। अब आप समझते हैं कि हम मरीज हैं तो हम फ्री में ट्रीट हो, तो आप मत जाए ना प्राइवेट अस्पताल में, आपको तो किसी ने नहीं कहा। आप जब खुद जाते हैं तो फिर आपने पैसे भी उनको तो नहीं मिल रहा ना, कहीं से फंडिंग तो नहीं मिल रही है उनको, तो जब उन्हें फंडिंग नहीं मिल रही तो ज़ाहिर है फिर वो चार्ज करते हैं। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने अच्छी बात की है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जाने से बेहतर है सरकारी हॉस्पिटल हैं। जिस तरह आपने कहा है कि इतनी फैसिलिटी मिल रही है, वहाँ चेकअप हो रहा है, तो फिर कुछ लोग जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, सोचते हैं जिनके पास पैसा होता है वो जाते हैं, फिर इल्ज़ामात भी लगा देते हैं। अच्छा, टाइम की कमी की वजह से मेरे पास तो अच्छा मुझे ये बताएं कि मेडिकल साइंस क्या कहती है कि ये मरीज़ कब तक ख़त्म होंगे? आपका तो तजुर्बा है। इस वक्त खामोश है, इस वक्त साइंस कुछ भी नहीं कह रही। ये अब जो इसे कहते हैं वेट एंड सी की पॉलिसी पे चल रहे हैं, क्योंकि कुदरत के आगे साइंस बिल्कुल जो है उसका कोई वो नहीं है। अब इस वक्त वेट एंड सी की पॉलिसी चल रही है कि आगे आगे जैसे जैसे चीज़ें होती जाएंगी, ये सिचुएशन जैसे अनफोल्ड होगी उसके मुताबिक स्ट्रेटजी होगी। अभी तो फ़िलहाल ईद आने वाली है और इस वक्त हम लोगों की काउंसलिंग यही कर रहे हैं कि घरों में रहें और पब्लिक प्लेसेस पे ना जाएं, क्योंकि ईद में मिक्सिंग उसी तरह लोगों की बाज़ारों में और शॉपिंग के दौरान, बिल्कुल मैं ईद के बारे में बात करता हूं, तो उसमें फिर ख़तरा है कि ईद के फ़ौरन बाद एक दफ़ा सेकंड वेव आने का ख़तरा है, जो हो सकता है कि ईद के सेकंड वीक में, ईद के बाद सेकंड वीक में उसी तरह फिर कोरोना के मरीज़, क्योंकि लोग अपने शहरों में जाएंगे ईद मनाने के लिए, लाहौर से कराची, कराची मुल्तान, इस तरह मिक्सिंग होगी,
लोगों की, और उसमें फिर दोबारा से इसका एक दफ़ा सेकंड वेव आने का ख़तरा है। तो अगर लोगों ने बात मान ली इस दफ़ा तो फिर हम कामयाब हो जाएंगे कोरोना वायरस के उसमें, लेकिन अगर नहीं तो फिर एक दफ़ा फिर हमारे पास वही रिवर्स गियर लग जाएगा कि हमें फिर उसी तरीके से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ जाएगा जो पहले था। तो अभी लोगों से अपील तो यही है कि एहतियात करें और ना पब्लिक प्लेसेस पे जाएं और 6 फुट का फासला रखें, मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं। तो अब देखें, अब हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि अगर अवॉइड की लोगों ने ये बातें तो एक दफ़ा फिर इमरजेंसी वाली सूरत। बिल्कुल आपने ईद के हवाले से कही है कि बिल्कुल ईद की भी छुट्टियां हो रही हैं, जिस तरह आपने कहा है कि बहुत से रश होंगे, जिस तरह अवाम हमारी बच्चों को भी साथ बाज़ारों में लेके जाते हैं, कुर्बानी आ रही है, मंडी मेशों में चले जाते हैं, तो इसके हवाले से अगर आपने सही कहा कि अगर ये अभी तक SOP पे वो काम ना किया गया तो ये फिर बढ़ने का खदशा है। तो अल्लाह ना करे अगर ये बढ़ने का खदशा जिस तरह आपने कहा है कि ईद के बाद, तो फिर तो पाकिस्तान का निज़ाम कैसे चलेगा? निज़ाम ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। अब ये हम क्या कह सकते हैं, लोगों को देखे ना, सारे गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज लगा दिए, मीडिया टेलीफोन टोन्स पे आप ये की बात बार बार सुन रहे हैं, टीवी पे बार बार बता रहे हैं, अखबारों में बता रहे हैं, घर में बैठ के लोगों को तनख्वाहें दी जा रही हैं, बच्चों को घरों से पढ़ाया जा रहा है। इतना मतलब ये वो मैयर्स हैं जो बिल्कुल इमरजेंसी के आखिरी स्टेजेस में होती हैं। आप देखें जब जंग की सूरत हाल होती है तो उसमें सब कुछ बंद कर देते हैं। तो ये समझे कि एक जंग हमारे पूरी दुनिया में चल रही है। तो अब ये जब तक अवाम नहीं समझेगी हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ये इसी तरह होगा तो हम इस चक्कर से बाहर ही नहीं आ सकेंगे। और हमारा मुल्क क्योंकि अंडर डेवलप कंट्रीज में आता है, अब तो बहुत नीचे चला गया है कोरोना के बाद, तो हमारा तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा दुनिया के नक्शे पे कि जी हम कैसे फिर सरवाइव करेंगे। हमें डोनेशन, अब पहले जहाँ से हमें डोनेशन मिलती थी वो खुद इस वक्त कोरोना के शिकार हैं। लास्ट बार आपसे डॉक्टरों के लिए पूरे पाकिस्तान में है, ये हर मरीजों को सही करते हैं, अस्पताल है, प्राइवेट भी है चाहे सरकारी अस्पतालों के लिए गवर्नमेंट ने अभी तक क्या बेनिफिट दिया? देखिए मैं तो अपने अस्पताल का एक्सपीरियंस बताऊंगी जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, जिसके लिए मैं गवाही भी दे सकती हूँ कि मैं कंटोनमेंट जनरल अस्पताल सदर की बात कर रही हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। हमारे हॉस्पिटल में तो हमें पहले दिन से जो डॉक्यूमेंटेड है और हम सारी इस चीज़ के गवाह हैं, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स, हमें मास्क भी मिले, हमें N95 मास्क भी मिले और हर ड्यूटी पे हर बंदे को नया मास्क मिलता था, नई PPE की किट मिलती थी, सैनिटाइज़र मिलता था। इसके साथ हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं ब्रिगेडियर इमरान, उन्होंने जितने डॉक्टर्स कोरोना की ड्यूटीज़ कर रहे थे और पैरामेडिक्स, उनके लिए हॉस्पिटल के अंदर 3 टाइम का खाना उन्होंने फ्री अलाउ कर दिया कि जी बाहर नहीं जा सकते, लॉकडाउन है, तो उनके लिए खाना भी पक रहा था, उनको खाना भी मिल रहा था। इसके अलावा मैक्सिमम फैसिलिटी दी गई हमें तो, ठीक है। इसके अलावा मरीज़ों के लिए भी हमारे हॉस्पिटल के आप विज़िट कर सकते हैं हमारे हॉस्पिटल में आके, हमारे कोरोना वार्ड है, कोरोना ICU स्टैब्लिश किया इन्हीं दिनों में, और इमरान खान का भी प्राइम मिनिस्टर PM साहब का भी विज़िट था, उन्होंने इनॉग्रेशन किया था हमारे हॉस्पिटल का। तो हमारे हॉस्पिटल में तो मेरे ख्याल से पेशेंट को और डॉक्टर को जो मिलना चाहिए वो मिला है। अच्छा, आवाम को कोरोना वायरस के हवाले से क्या पैगाम है? आवाम आपको देख लिए, सुन लिए, आवाम को बस ये है कि आप समझ जाएं, संभल जाएं, फिर ये वक्त वापस नहीं आएगा। एक दफ़ा अगर तीर कमान से निकल जाता है तो वो वापस नहीं आता। अपने लिए नहीं तो अपने बुज़ुर्गों के लिए जो घरों में हैं, जिनकी जो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जिनके अंदर इतनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं है कि वो इस बीमारी से लड़ सके। हो सकता है कि आपको ये बीमारी लगे और आप बच जाएं, लेकिन अगर आपसे ये बीमारी आपकी वालदा को लग जाए या आपके वालिद साहब को लग जाए और वो ना बचें, तो फिर आप क्या सोचेंगे कि आप उनकी मौत के ज़िम्मेदार फिर आप खुद होंगे, ठीक है। इसीलिए आप अपने लिए नहीं तो अपने वालिदैन के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए जो आपके घरों में हैं, जो आपकी फैमिलीज़ में हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनके लिए अगर थोड़ा सा कुछ दिन सब्र कर जाएं, एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करें, तो अपने साथ भी नेकी करेंगे, उनके साथ भी नेकी करेंगे, वरना
लाई है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें कीमती टाइम दिया। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में सीनियर डॉक्टर इकबाल नूरीन साहबा, इंचार्ज इमरजेंसी डिपार्टमेंट कंटोनमेंट बोर्ड, सदर जनरल अस्पताल सदर सिंध में वहाँ पर ये ड्यूटी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। आज इन्होंने कीमती टाइम दिया। इनसे जब हमने पूछा गया कि कोरोना इमरजेंसी क्या है, एहतियाती तदबीर के हवाले से भी ने बड़ी प्यारी बातें की हैं। और ख़ास तौर पर जो अवाम या टिकटॉकर जो फेसबुक पे वो लगा रहे हैं कि जहर का एक टीका लगा रहे हैं, उसके हवाले से भी इन्होंने बताया कि ये सब झूठ है। कौन ऐसा डॉक्टर होता है जिनके अपने भी बच्चे हैं, अपने भी माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, किसी का दिल इतना नहीं है कि कोई किसी को इंजेक्शन का टीका लगा दे। ये टोटल झूठ है, झूठ पर मबनी है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरह इन्होंने कहा कि हेल्थ के लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इससे पहले भी हेल्थ पे इतना बजट नहीं रखा गया है। गवर्नमेंट को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए कि हेल्थ के लिए जितना भी ज़्यादा बजट हो जाए तो अच्छा होगा, अच्छा होना चाहिए। प्राइवेट अस्पतालों के हवाले से भी बात की है कि जब एक गवर्नमेंट के अस्पतालों में एक अच्छा काम हो रहा है, देखा जाए तो अच्छा मरीजों को चेक किया जा रहा है, तो ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए। बड़ी प्यारी बातें की हैं। ख़ास तौर पर इन्होंने कोरोना वायरस के हवाले से लास्ट पैगाम आवाम को दिया है कि आपने अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए, उन वालिदैन के लिए सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, घरों में रहें। ये ईद की कुर्बानी आ रही है। अगर आपकी ज़िंदगी है तो सब कुछ है। हमें इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।